ई कंटेंट माध्यमेन यः पाठ्यक्रमः प्रचलति तमधिकृत्य वयं पाठं पठिष्यामः। अहं गायत्री पाठक भवतां सर्वेषां स्वागतं करोमि। इदानीं वयं चन्द्रालोकस्य प्रथममयूखे काव्यप्रयोजनविषये पठिष्यामः। प्रयोजनमनुद्दिश्य न मन्दोऽपि प्रवर्तते इति कथनानुसारेण कस्यापि कार्यस्य प्रयोजनं तु भवत्येव। अतः किमस्ति काव्यप्रयोजनं विषयस्मिन् आचार्यजयदेवेन एवं कथितं स्वकीयचन्द्रालोके। युक्त्यास्वाद्यलसद्रसेकवसतिः साहित्यसारस्वत क्षीराम्बोधि अगाधतामुपददत् सेव्यः समाश्रीयताम् श्रीरस्मादुपदेशकौशलमयं पीयूषमस्माज्जगत् जाग्रत् भासुरपद्मकेसरयशः शीतांशुरस्माद्बुधाः। श्लोकेऽस्मिन् शार्दूलविक्रीडितं छन्दः वर्तते। लक्षणम् एवम् अस्ति सूर्याश्वैमसजस्ततास गुरवः शार्दूलविक्रीडितम्। बारं पठित्वा अभ्यासं कुर्वन्तु भवन्तः, कठिनं न वर्तते। इदं तात्पर्यम्। आचार्य जयदेवस्य रचनेयं चन्द्रालोकः रसपोषकः, रसबोधकः, गूढः, गम्भीरः वर्तते। चन्द्रालोकस्य अध्ययनेन काव्यतत्त्वानां ज्ञानं छात्रैः सरलतया प्राप्तं भवेत्। ग्रन्थोऽयम् आस्वाद्यः पठनीयः वर्तते, यतो हि आस्वाद्याः शृङ्गारादयः ये नवरसाः तेषां वासस्थानं साहित्यशास्त्रम् क्षीरसागरवत् वर्तते। यथा क्षीरसागरमन्थनसमये यथा क्षीरसागरात् लक्ष्मी प्रकटिता अभवत्, तथैव प्रकारेण साहित्यपठनेन श्रीप्राप्तिः अर्थात् लक्ष्मीप्राप्तिः, उपदेशामृतप्राप्तिः, यशश्च निश्चितरूपेण सम्प्राप्यते। अतः काव्यपठनस्य, चन्द्रालोकपठनस्य प्रथमं प्रयोजनमस्ति अर्थप्रधाने अस्मिन् युगे लक्ष्मीप्राप्तिः। द्वितीयं प्रयोजनं वर्तते उपदेशामृतप्राप्तिः। एवं तृतीयं प्रयोजनं वर्तते यशप्राप्तिः। काव्यपठनेन, काव्यलेखनेन यशस्तु निश्चितरूपेण लप्स्यते, अत्र नास्ति संदेहः। अब मैं आपको इसके हिंदी अर्थ में बता दूं इसको, ताकि आप अच्छी तरह से समझ लें। किंतु पाठ्यक्रम में तो संस्कृत भाषा में ही आपको उत्तर लिखना है, यह आपको पता ही होगा। आचार्य जयदेव ने चंद्रालोक का जो प्रयोजन है अथवा साहित्य शास्त्र का जो प्रयोजन है वह तीन बताए हैं। तीन प्रयोजन। पहले प्रयोजन को बताते हुए आचार्य जयदेव ने कहा है कि चंद्रालोक नाम का यह जो ग्रंथ है रसों का अवबोधन कराने वाला, अत्यंत गंभीर और पढ़ने योग्य है। यह ग्रंथ उसी प्रकार से है जैसे क्षीर सागर से लक्ष्मी देवी प्रकट हुई थी, ठीक इसी प्रकार से काव्य के पढ़ने से लक्ष्मी प्राप्ति निश्चित रूप से होती है। एवं काव्य पढ़ने का दूसरा प्रयोजन है उपदेशामृत प्राप्ति ही। उपदेश देने का जो कौशल है वह भी काव्य पढ़ने से हमें प्राप्त होता है, अतः काव्य का यह दूसरा प्रयोजन हुआ। इस प्रकार से काव्य पढ़ने का तीसरा प्रयोजन है यश प्राप्ति ही। जब लक्ष्मी प्राप्त होगी और लक्ष्मी प्राप्ति के साथ साथ जैसे ही हमें ग्रंथ लिखने में कुशलता प्राप्त होगी, इसी प्रकार से यश तो स्वतः ही प्राप्त होगा। अतः काव्य के तीन प्रयोजन सिद्ध होते हैं, आपको यही समझना है। अब हम अगला पाठ काव्य के शब्द के लक्षण के विषय में हम पढ़ेंगे। एकः शब्दः सुप्रयुक्तः सम्यक् ज्ञातः स्वर्गे लोके च कामधुक् भवति इति महाभाष्य वचनानुसारेण शब्दस्य महत्त्वम् अद्वितीयं वर्तते। अतः शब्द लक्षण विषये
शब्दभेदविषये आचार्य जयदेवेन प्रथममयूखे एवं कथितम्। विभक्त्युत्पत्तये योग्यः शास्त्रीयः शब्देष्यते। विभक्ति उत्पत्ते योग्यः शास्त्रीयः शब्देष्यते एवं संधि विच्छेद वर्तते। अर्थात सुबंत तिङन्त विभक्तीनाम् उत्पत्तये योग्यः योग्यताधारकः व्याकरणशास्त्र निष्पन्नः शब्दमिति कथ्यते। इदानीं शब्दभेदाः विषयस्मिन् वयं पठिष्यामः। रूढयौगिकतन्मिश्रै प्रभेदैः स पुनस्त्रिधा। पुनः शृण्वन्तु। रूढयौगिकतन्मिश्रै प्रभेदैः स पुनस्त्रिधा। अयं भावः शास्त्रसम्बन्धः सुबन्त तिङन्त विभक्तिरूपधारणयोग्यता युक्त शब्दः त्रिविधः भवति। अर्थात् शब्दस्य त्रयोः भेदाः भवन्ति। प्रथमः भेदः रूढशब्दः, द्वितीयः यौगिकशब्दः, तृतीयः तन्मिश्रः अर्थात् योगरूढशब्दः। इदानीं वयं रूढशब्दविषये पठिष्यामः। रूढशब्दः यत्र अथवा येषु शब्देषु प्रकृतिप्रत्ययादीनां भेदः स्पष्टः न भवति, नियतः वर्णसमुदायः नियतार्थबोधको भवति, यथा मणिः रत्नादयः। द्वितीयः वर्तते यौगिकशब्दः। प्रकृतिप्रत्ययोः योगेन निष्पन्नः शब्दः यत्र द्वयोः अवयवयोः योगः मिश्रणं भवति तत्र यौगिकशब्दः भवति। यथा कर्ता, अत्र क्रि प्रकृति त्रिच प्रत्यय वर्तते एवं कर्ता शब्दः निष्पद्यते। तृतीयः भेदः वर्तते योगरूढः। शब्दस्तु यौगिकः किन्तु निश्चितार्थे रूढो भवति, तत्र योगरूढशब्दः भवति। यथा पङ्के जातं पङ्कजम्, अयं शब्दः कमलार्थे प्रसिद्धः। इदानीं शब्दप्रकारेषु प्रथमो भेदः रूढशब्दः। अतः रूढशब्दस्य भेदाः वयं पठिष्यामः। रूढशब्दस्य उपभेदाः ध्यानेन पठन्तु। अव्यक्तयोग निर्योग योगाभासस्त्रिधादिमः। अव्यक्तयोग निर्योग योगाभासस्त्रिधादिमः। ते च वृक्षादिभुवादि मण्डपाद्या यथाक्रमम्। ते च वृक्षादिभुवादि मण्डपाद्या यथाक्रमम्। इदं तात्पर्यम्। यस्मिन् स्थाने प्रकृतिप्रत्ययादिरूपाणां योगः न प्रतीयते सः रूढशब्दः भवति। अयं रूढशब्दः त्रिविधः भवति। अव्यक्तयोगः नाम्नैव अर्थस्य प्रतीतिः सञ्जायते। न व्यक्तः इत्यव्यक्तः, न तत्पुरुषसमासः। अव्यक्तयोगः यत्र यथा वृक्षादयः, अत्र वृश्चति निवारयति आतपम् इति वृक्षः। परं पत्ररहिते वृक्षे आतप निवारण शक्तिः यद्यपि नास्ति, यद्यपि न भवति, तथापि वृक्ष एव विधीयते, न तु अन्यत् किञ्चित्। अत्र वृक्षशब्दे व्युत्पत्तिलभ्यः अर्थयोगः प्रतीयते, किन्तु व्यवहारे अर्थप्रतीतिः न व्यज्यते। अतः अव्यक्तयोगः रूढशब्दस्य प्रथमो भेदः। द्वितीयः वर्तते निर्योगः। यत्र प्रकृतिप्रत्ययोः व्युत्पत्तिलभ्यः अर्थ एव न भवति तत्र निर्योगः। यथा भुवादयः, भूश्च वाश्च इति भुवौ तौ आदौ येषां ते भुवादयः। अत्र भूसत्तायां वा गतिगन्धनयोः उभयोः धात्वोः स्व एव अर्थः विद्यते एव। द्वितीयः भेदः वर्तते योगाभासः। यत्र प्रकृतिप्रत्ययोः अवास्तविके प्रतीतिः भ्रमो वा भवति तत्र योगाभासनामकः तृतीयो भेदः भवति। यथा मण्डपाद्याः, अत्र मण्डम् अर्थात् तण्डुलप्रवाहं पिबति इत्यर्थः प्रतीयते, किन्तु शब्दोऽयं गृहनिकुञ्जार्थे प्रयुज्यते, अतः योगाभासः वर्तते। इदानीं वयं यौगिकशब्दस्य भेदाः विषयस्मिन् पठिष्यामः।
शृण्वन्तु ध्यानेन पठन्तु। आचार्य जयदेवेन यौगिक शब्द विषये कारिकेयं कथिता चन्द्रालोके। शुद्ध तन्मूल संभिन्न प्रभेदैर्यौगिकस्त्रिधा ते च भ्रान्ति स्फुरत्कान्ति कौन्तेयादि स्वरूपिणः। पुनः एक बारम। शुद्ध तन्मूल संभिन्न प्रभेदैर्यौगिकस्त्रिधा ते च भ्रान्ति स्फुरत्कान्ति कौन्तेयादि स्वरूपिणः। अयं भावः अथवा इदं तात्पर्यम्। यौगिक शब्दस्य त्रयो भेदा भवन्ति। शुद्ध यौगिकः प्रथमः भेदः वर्तते यत्र प्रकृते प्रत्ययोः योगेन अर्थस्य प्रतीतिः भवति तत्र शुद्ध यौगिक शब्दः भवति। यथा भ्रान्तिः। अत्र ब्रह्मधातोः चलनम् अनवस्थानम् इति अर्थद्वयम्। क्तिन् प्रत्यये सति उभयोः योगेन अयं शब्दः स्वकीयार्थं सूचयति। द्वितीय भेदः वर्तते तन्मूल यौगिक। यौगिक मूल यौगिक। यौगिक मूले यस्य सः यौगिक मूलः। यौगिक मूलश्च असौ यौगिकः यौगिक मूल यौगिकः। यथा स्फुरत् कान्तिः। स्फुरन्ति कान्तिः यस्य सः। बहुब्रीहि समासः। अत्र द्वयोः समासः वर्तते। तृतीय भेदः वर्तते संभिन्न यौगिकः। यत्र यौगिक शब्दः पुनः प्रत्ययेन न संभिद्यते स संभिन्न यौगिकः शब्दः भवति। यथा कौन्तेयः। अत्र कुन्ति शब्दः राजविशेषस्य संज्ञावाचकः ढक् प्रत्ययेन संभेदनात् संभिन्न यौगिकस्य उदाहरणं वर्तते। इदानीं वयं तन्मिश्र अर्थात् योगरूढ शब्दस्य भेदाः पठिष्यामः। प्रसङ्गेऽस्मिन् इयं कारिका वर्तते। तन्मिश्रो न्योन्यसामान्य विशेष परिवर्तनात्। तन्मिश्रो न्योन्यसामान्य विशेष परिवर्तनात् निरधिः पंकजं सौधं सागरो भूरुः शशि क्षीरनिरधिराकाश पंकजं तेन सिद्ध्यति। बारं बारं पठित्वा अभ्यासः कुर्वन्तु। इदं तात्पर्यम्। तन्मिश्र शब्दस्य द्वौ भेदौ भवतः अन्योन्य सामान्य विशेषयोः परिवर्तनेन। सामान्य विशेष परिवर्तनं यथा निरधिः पंकजं सौधं सागरः इत्यादि। यत्र शब्दः स्वकीयं सामान्य अर्थं विहाय किमपि विशेषार्थं बोधयति तत्र अयं भेदः भवति। विशेषात् सामान्य परिवर्तनं। यत्र विशेषार्थं विहाय शब्दः सामान्यार्थे प्रवर्तते तत्र अयं भेदः भवति। यथा क्षीरनीरधिराकाश पंकजं तेन सिद्ध्यति। अत्र क्षीर शब्दः दुग्धवाचकः किन्तु समुद्रमात्र अर्थं बोधयति। अब मैं आपको हिंदी में थोड़ा सा बता दूं ताकि आपको याद करने में सुविधा हो। वैसे मैं बता चुकी हूँ कि प्रश्न में परीक्षा में आपको संस्कृत माध्यम से ही लिखना है। आचार्य जयदेव ने शब्द के भेद के बारे में बताया है जो कि शब्द किसे कहते हैं। तो विभक्तियों की उत्पत्ति से जो बनता है उसे हम शब्द कहते हैं। जिसमें सुप विभक्तियाँ सुप तिंग अंतम पदम, जिसके अंत में सुप हो जिसके अंत में तिंग हो, उसे हम ऐसे इनके योग से बने हुए हम शब्द हम बनाते हैं। और शब्द तीन प्रकार के होते हैं, रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और तन्मिश्र शब्द अर्थात रूढ़ यौगिक शब्द। पुनः शब्द प्रकारों में सबसे पहला भेद है रूढ़ शब्द। रूढ़ शब्द के बारे में आचार्य जयदेव ने जो कारिका में कहा है उसको मैं फिर से एक बार बोल रही हूँ ताकि आपको याद हो जाए। अव्यक्त योग निर्योग योगाभास त्रिधादिमः ते च वृक्षादि भुवादि मंडपाद्या यथाक्रमम्। जो रूढ़ शब्द है वह तीन प्रकार का है। नंबर 1 अव्यक्त योग, नंबर 2 निर्योग और नंबर 3 योगाभास। अव्यक्त योग का उदाहरण है वृक्षादि, निर्योग का उदाहरण है भुवादि और योगाभास का उदाहरण है मंडपादि। आशा है आप समझ रहे होंगे। दूसरा भेद है शब्द का यौगिक शब्द। यौगिक शब्द भी तीन प्रकार का है। इससे संबंधी कारिका का मैं वाचन कर रही हूँ। शुद्ध तन्मूल संभिन्न प्रभेदे यौगिकस्त्रिधा
ते च भ्रांति स्फुरत कांति कौन्तेयादि स्वरूपिणः। यौगिक शब्द 3 प्रकार का है, शुद्ध यौगिक, तन्मूल यौगिक और सम्मिन्न यौगिक। और शुद्ध का उदाहरण है भ्रांति, इसमें भ्रम धातु है। तन्मूल का उदाहरण है स्फुरत कांति ही, और सम्भिन्न का उदाहरण है कौन्तेयादि। अब यौगिक और रूढ़ का जो मिश्रण है, तन्मिश्र अर्थात रूढ़ यौगिक, वह उसके बारे में हम पढ़ेंगे। कारिका मैं आपको बतला रही हूँ। तन्मिश्रोऽन्योन्य सामान्य विशेष परिवर्तनात् नीरधि पंकजम सौधम सागरो भूरुह शशि क्षीर नीरधिराकाश पंकजम तेन सिद्ध्यति। तन्मिश्र जो भेद है वह 2 प्रकार का है, सामान्य का विशेष से परिवर्तन और विशेष का सामान्य से परिवर्तन। जो सामान्य का जो विशेष से परिवर्तन है, जहाँ पर शब्द अपने सामान्य अर्थ को छोड़ करके विशेष अर्थ को बोधित कराता है, बतलाता है, वहाँ पे ये भेद होता है। उदाहरण है नीरधि, पंकजम, सौधम, सागरः, भूरुह, शशि। इसी प्रकार से जहाँ पे विशेषार्थ को छोड़ करके शब्द अपने सामान्य अर्थ को परिवर्तित करता है, वहाँ पे ये दूसरा भेद होता है। इसका उदाहरण क्षीर नीरधीर आकाश पंकजम तेन सिद्ध्यति। ये मैंने शब्द के भेदों को विस्तार से आपको समझाया है। आशा है आप सब समझे होंगे। धन्यवादः। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम।